अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को उठा करके देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड बीच में ज़रूर आएगा। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो टाटा मोटर्स, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो अपनी विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया, अगर आप होटल्स में रुकते हो तो अपना ताज होटल, यहाँ तक कि आप खाने में जो नमक डालते हैं वो टाटा नमक, अगर आप चाय पीते हैं तो टाटा टी, इसके अलावा टाटा स्टील्स, टाटा पावर, टाटा कंसिस्टेंसी सर्विस। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के अंदर। और हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस और द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई, इसे 200 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 200 साल। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है 1822, आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले। गुजरात के एक गांव में एक पारसी पृष्ठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहते थे, बेचैनी थे इन्हें कुछ कर दिखाने की। कहा जाता है कि ये गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाके कुछ करना है। इनका मानना था कि ये इनकी डेस्टिनी है। इसीलिए ये अपनी 20 साल की उम्र में गांव छोड़कर मुंबई शहर चले आते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फ़र्क यह था कि इनकी ऑलरेडी वाइफ थी और एक बच्चा था। उन ज़माने में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी, तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र में इनका बच्चा हो गया था। ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई आए थे और कॉटन थ्रेड से काफ़ी आकर्षित हुए थे। देखते ही देखते इन्होंने अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस से जितना भी पैसा आता उन्होंने इंश्योर किया कि वो अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे इस चीज़ पर। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दिया। उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। तो अब नसरवान जी का जो बिज़नेस था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए तब उनका एजुकेशन खत्म हुआ। तब उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब इन्हें बिज़नेस एक्सपांशन के लिए हांगकांग भेज दें। आज के ज़माने में ये चीज़ बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश भेज रहा है बिज़नेस एक्सपांशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये साल 1859 का था, जब एयर ट्रैवल इन्वेंट होने के लिए 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़ा ही लंबा जहाज़ से सफ़र तय करना पड़ता था। 1859 में जमशेद जी खुद 20 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पे भेजा था कि हांगकांग जाके एक ऑफिस सेटअप किया जाए। इंटरेस्टिंगली जमशेद जी भी तब अकेले नहीं थे, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। उनकी एक वाइफ थी और एक बच्चा था। वो बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना, वहाँ पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में भी बड़ा उत्साह था और ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल है। 65 साल की अपनी ज़िंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट पर काम किया। इंडिया में ढेर सारे कॉटन मिल्स खोले, उनके मालिक बने। साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। होटल एक्चुअली इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी और वो होटल का नाम था होटल ताज, जो मुंबई में स्थित है। आज के दिन में इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में आता है। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसे आज तक मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं ये सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं कह रही हूँ।
आज के ज़माने में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना काफ़ी आम बात हो गई है। ढेरों ऐसे बिजनेस आपने देखने मिलेंगे जो सिर्फ पैसों के लिए है। जमशेद जी ने एक शानदार लेगेसी बनाई प्रिंसिपल एंड एथिक्स की। कुछ एग्जाम्पल से समझाती। साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन फैक्ट्री खोली नागपुर में। इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन थ्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन का बिजनेस लाने का। जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हो तो प्रॉब्लम्स तो आती ही है। इन्होंने देखा कि इनके कॉटन मिल्क में जो मजदूर काम करते हैं वो बड़े ही आलसी हैं। छोटे छोटे बहाने देकर वे अपसेंट हो जाते हैं, दिन भर काम करने ही नहीं आएंगे और कभी देखने को भी नहीं मिला कि 100% अटेंडेंस हो। सारे मजदूर काम करने को आए हो, किसी ने आलस ना किया हो। अब आम तौर पर बॉस क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में अपने वर्कर्स को धमकाता है कि टाइम पर आ जाओ वरना फायर कर दूंगा। तुम्हें डराता है, डराने की कोशिश करता है, लेकिन इन्होंने इसके बिल्कुल उल्टा किया। इन्होंने देखा कि कोई तो रीज़न होगा जिससे मज़दूर इतने आलसी हो रखे हैं, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमन सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, उन्हें इंश्योर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी मज़दूरों को अपनी पेंशन मिलती रहेंगी। और इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की। अगर किसी भी मज़दूर का एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल कॉस्ट ओवर कंपनी पे करेगी। इसके अलावा इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट डेज रखे, जिससे मज़दूर अपने फैमिली को लेकर आए, एक दूसरे से मिले, उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार हो, उनमें एक कम्युनिटी हो, फीलिंग हो। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी आम बात है, लेकिन याद रखिए ये किस ज़माने की बात हो रही थी। 1805 के टाइम में वर्किंग कंडीशन काफ़ी बुरी थी और कमाल की बात यह थी कि ये खुद से पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। और फिर साल 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई। इनडायरेक्टली ये जमशेद जी के बिजनेस के लिए अच्छी खबर थी। होता क्या था कि इंग्लैंड ज़्यादातर अपने रॉ मटेरियल्स अमेरिका से इनपुट किया करता था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से सप्लाई बंद हो चुका था। जमशेद जी ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट डबल कर दिए, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन इनपुट करना पड़ रहा था। इसके दौरान इन्होंने लंदन में अपना ऑफिस भी स्टार्ट किया और अपना काम करते रहे। 4 साल तक इन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 4 साल बाद जब अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हुआ और अमेरिका से आने वाले सप्लाई वापस चालू हो गए, इसके कारण उनके बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ा। वो काफ़ी लॉस में चलने लगे। इन्वेस्टर उनके पीछे भागने लगे कि हमें हमारा इन्वेस्ट वापस करो, जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे वो हमें चाहिए। जमशेद जी डटे रहे। उन्होंने कहा कि वो मेक श्योर करेंगे कि इन्वेस्टर को उनका इन्वेस्ट वापस मिले, और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। इन्वेस्टर ने उनकी हॉनेस्टी को देखते हुए उन्हें काम करते रहने दिया। इन्वेस्टर ने उन्हें कहा, जमशेद जी 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर आपको काम करना पड़ेगा। इवन वे कंपनी के मालिक थे। इतनी बेइज्जती वाली बात उनके लिए थी कि वो कंपनी के मालिक होते हुए भी उन्हें एक फिक्स सैलरी पर काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। और ये बात ये दिखाती है कि जमशेद जी कितने डेडिकेटेड थे उनके बिजनेस को लेकर। और पता है क्या दोस्तों, उनके पिता भी ऐसे ही थे। नसरवान जी का कॉटन वाला बिजनेस जब अच्छा नहीं चल रहा था, तब इन्वेस्टर अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया इन्वेस्टर के पैसे वापस करने के लिए। और दोनों ही केस में डिसीजन सक्सेसफुल निकला। नसरवान जी और जमशेद जी दोनों ने ही अपने बिजनेस को बचा लिया और साथ में अपने रेपुटेशन को भी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर पैशन है, डेडिकेशन है एंड स्किल है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जमशेद जी के कई सारे सपने थे जो ज़माने के लिए रेगुलेशनरी थे। एक हाइड्रो पावर प्लांट को खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना, 5 स्टार होटल बनाना जहाँ पर किसी भी रंग के लोग जा सके। उस ज़माने में रेस सीज़न बहुत था
उनके लाइफ टाइम में वो बस एक ही होटल खोल पाए, पर उनके बाकी 3 सपनों पर काम शुरू हो चुका था। उनके देहांत के बाद में उनके बेटे थे दोरोबजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी के सपने भी पूरे हो। साल 1910 में टाटास का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। इसी टाइम के अराउंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। द ब्रिटिश एम्पायर को भी ज़रूरत पड़ी थी स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील का स्टील सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा था ब्रिटिश ट्रैक को बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए। इनफैक्ट एक फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो कि ब्रिटेन के पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कहा था, टाटा स्टील सेव अस। टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनके स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जब भी बम गिरते थे टैंक पर, तब भी वो टैंक को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इसके बाद से टाटा स्टील का नाम और भी पॉपुलर बन गया था। वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में एक अलग ही पहचान बना ली थी टाटा स्टील की, और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनियां थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटी को संभाला साल 1938 तक, जिसके बाद उनके एक दूर के कज़न जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। शॉर्ट में इन्हें हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। एक और उत्साह से भरे नौजवान जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है, एक बड़े बड़े सपने थे। JRD टाटा एक्चुअली ग्रोन अप किए थे फ्रांस में। वहाँ पर ये एक पायलट थे। इन्हें बहुत पैशन था फ्लाइंग का। इस रीज़न से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की। इसे बाद में रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया से। एयर इंडिया की कहानी अपने आप में एक लंबी और दिलचस्प है। अभी तक ये जो भी कहानी हमने देखी है वो इंडिपेंडेंस के पहले की थी। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। उन दिनों सोशलिज़म का ज़माना था। हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे कि भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे विश्वास करते थे। जाहिर सी बात थी, जब देश को आज़ादी मिली, जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिकल पॉलिसी भी काफ़ी सोशलिस्ट थी। उन्होंने फैसला किया कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है उन्हें नेशनलिस्ट किया जाए, सरकार उन्हें हैंडल करेगी। ये एक ऐसा डिसीजन था जो कि उस ज़माने के लोगों के लिए पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है, लेकिन टाटा के लिए ये बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइन को भी नेशनलिस्ट कर दिया। JRD टाटा का दिल टूट गया ये सुन के, लेकिन शुरुआत से ही टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि नेशनल बिल्डिंग के लिए भी होता है। नेहरू सरकार नेशनलिज्म के बाद JRD टाटा को ऑफ़र भी किया कि वे आकर इंडिया एयरलाइन को लीड करें, और JRD टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। यही रीज़न है कि 1970s और 1980s में इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइन माना जाता था। इसके अलावा JRD टाटा ने और सेक्टर्स में भी बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया। 1949 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया, पटरियों पर चलने वाली लोकोमोटिव इंजन्स। 1968 में इन्होंने टाटा कंसिस्टेंसी सर्विसिंग यानी TCS की स्थापना की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आज TCS देश का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय है इंडिया में। रेलवेज़ के बाद इसके अलावा कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। JRD टाटा 52 ईयर्स के लिए चेयरमैन थे टाटा के, और इस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज हो चुकी है। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोलियर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किया, और उसका सबसे ज़्यादा असर टाटा पर पड़ा। सरकार का बेसिकली पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना हो कि हर चीज़ में उसकी मोनोपोली हो जाए।
ऐसे रूल्स पास होने के बावजूद भी जेआरडी टाटा के अंदर टाटा ग्रुप और बड़ा बनता गया। ऐसा इन्होंने क्या किया, जैसे नंबर ऑफ सब्सिडीज़ बढ़ती जा रही थी, टाटा ग्रुप्स के अंदर ये टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे। ऐसा करने से नई कंपनीज मोनोपोलियर नहीं बन रही थी, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ अ मेनी ईयर ये अप्रोच वाकई पूरा साबित हुआ। बिजनेस के लिए जब और लोगों ने बिजनेस को हैंडल करना शुरू किया तो वे सक्सेसफुल नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस नेल्को रेडियो मैन्युफैक्चर करता था। 1971 में रेल्को का जो मार्केट रेशियो था वह सिर्फ 2% पर आकर गिर चुका था, जब एक समय था जो 20% हुआ करता था। अब अगर स्पेशली नेल्को की ही बात करें तो जमशेदजी टाटा के एक ग्रैंडसन थे जिन्हें बुलाया गया नेल्को को ट्रैक पर लाने के लिए, और यह इंसान और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा थे। वैसे तो साल 1962 से ही फैमिली बिजनेस में काम करने लगे थे, लेकिन साल 1971 में इन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई। रतन टाटा ने कहा, रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करते हैं। अगर हमें नेल्को को रिव्यू करना है तो नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और 3 साल के अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर फिर से 20% आ चुका था। फॉर्चुनेटली इस टाइम के दौरान इमरजेंसी घोषित कर दी गई और इससे नेल्को के बिजनेस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। इवेंचुअली इसकी वजह से उन्हें शट डाउन होना पड़ा। लेकिन पता है क्या, कुछ ऐसी ही कहानी है नागपुर के उन कॉटन मिलों की जिसे जमशेदजी द्वारा सेटअप किया गया था। रतन टाटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उसे रिव्यू करें, और ये मिशन भी सक्सेसफुल होते होते रह गया। इस टाइम पर आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल है। इसी रीज़न से वजह से 1991 में अनाउंस किया गया एज अ सक्सेसर ऑफ जेआरडी टाटा और उन्हें बना दिया गया चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप। 1991 दोस्तों वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया लाइबराइज्ड हो रहा है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए ओपन कर रहा है। सडनली इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल को छोड़ा और कैपिटलाइज मॉडल की तरफ मुड़ने लगा। कहा जाता है कि उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को बदलने का इकलौता यही तरीका था। टाटा ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा होते देखकर रतन टाटा ने बिल्कुल उल्टा किया जो जेआरडी टाटा ने किया था। उन्होंने टाटा सन की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे सारी टाटा ग्रुप सब्सिडीज़ में से ऐसा इसीलिए किया गया ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी आकर टाटा ग्रुप की कंपनी को ना खरीद सके। और ये डिसीजन भी इतना ही सक्सेसफुल निकला। ना ही टाटा ग्रुप बचा रहा इस पीरियड में, बल्कि टाटा ग्रुप के फॉरेन कंपनी को एक्वायरिंग करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड में टेटली की कंपनी होती थी, $12 मिलियन में टाटा ने उसे खरीदा। यूरोप में एक स्टील ब्रांड कोर टाटा ग्रुप ने उसे भी खरीद लिया। एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जैगवार लैंड ओवर कंपनी की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, पर जब बात करी जा रही थी कि इस कंपनी को बेच दिया जाए तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारे कंपनी को टेक ओवर कर ले। जैगवार लैंड ओवर को 3-4 कंपनियों से ऑफर आए थे, तो इस 3-4 कंपनियों में से उनके वर्कर्स ने टाटा कंपनी को चुना। ये एक लग्जरियस ब्रांड था, लेकिन ये नहीं कि टाटा अपने लेवल कस्टमर को भूल गया था। नवंबर 2003 को कहा जाता है कि रतन टाटा की एक फैमिली को देखा स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर बैठे हुए थे। वे बारिश में भीग रहे थे और बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे। 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च की और लॉन्च करते समय उन्होंने ये कहानी सुनाई। टाटा ग्रुप का मानना है कि उनके बिजनेस की कोर फिलॉसफी है सोशल इम्प्लीमेंट द लोअर मिडिल क्लास।
लोगों को चेंज देना चाहती थी कि वो अपनी गाड़ी ओन कर सके। ओनली 1 लाख रुपीज़ में दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी। ये एक अलग कहानी है कि इस गाड़ी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी ख़राब थी। इन्होंने इस तरह से मार्केट किया कि देखो सबसे सस्ती गाड़ी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि लोगों की सोच क्या होगी जब वो ये चीज़ सुनेंगे। कौन इस गाड़ी को खरीदना चाहेगा? अगर कोई इस गाड़ी को खरीदेगा तो आसपास के पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे कि देखो कितने चीप लोग हैं, कितनी सस्ती गाड़ी खरीद रहे हैं। पर टाटा का फोकस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में कभी नहीं था। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट और बिजनेस टाटा ने खोले हैं जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर नहीं रखा, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जो नागपुर में कॉटन मिल थी उसका नाम भी इम्प्रेस मिल था, जो कि क्वीन विक्टोरिया के कोरोनेशन के लिए रखा गया था। ताज होटल जो ब्रांड है इसमें भी टाटा का नाम कहीं नहीं है। जमशेदपुर जो कि एक शहर का नाम है जिसे जमशेद जी टाटा जी के नाम पर रखा गया है, एक्चुअली में टाटा ने नहीं रखा है, बल्कि जो ब्रिटिश विक्टोरी ऑफ इंडिया थे उस वक्त उन्होंने नाम रखा था। तो ये थी दिलचस्प कहानी टाटा की, टाटा के नाम की, टाटा के ब्रांड की और टाटा के बिजनेस की।